बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट हिलाल हैदर, एक बार फिर हाजिर खिदमत। आज के ख़ास बात प्रोग्राम में हम ख़ास मुलाकात कराएंगे एक ख़ास शख्सियत से, क्योंकि आपको पता है सियासी गलियारों में बड़ा शोर और ज़ोर है। इस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन कश्मीर में, पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जारी और सारी है। तो इस वक्त हम ज़िले बारामूला के पटन एरिया में, पठानपुरा गाँव में, जहाँ पर हमारे साथ आज की खास मेहमान में खास शख्सियत मुनीर अहमद खान साहब। मुनीर अहमद खान साहब के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। ये एक सेपरेटिस्ट जो लीडर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में नईम अहमद खान के छोटे भाई है। तो उनसे जाने की कोशिश करें क्या रीज़न बना, क्या वजूहात बनी, वो रास्ता तर्क करके इस रास्ते में आए। तो सबसे पहले मुनीर साहब आपका शुक्रिया, तुहंद वक्त दिन खतर तुहंद सठा सठा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बात करने का। तो जैसे आपने अभी बात की कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से मेरे भाई भी पैदा हुए, उसी घर से पैदा हुए नईम अहमद खान। तो भाई तो वो मेरे हैं, उसमें तो नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमने इस कौम को ना एक दो पैरामीटर्स में तकसीम करके रखा हुआ है। हमने पॉलिटिक्स के लिए दो पैरामीटर्स ही लगा के रखे हैं। बेटर ये होता कि हम इसको प्योर, जैसे पॉलिटिक्स, जिसे पॉलिटिक्स ही कहा जाता है हर जगह, तो वही बोले, बजाय इसके कि हम इसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स बताएं। तो रही बात अब कि नईम अहमद खान जो है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रही है। उन्होंने उसी तरह से बेहतर समझा कि मैं इसी तरह से कौम की खिदमत करूं, तो वो करते रहे और अभी भी वो उसके साथ है और जेल में है अभी तक। ठीक है, अब उसके बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे सेपरेटिज्म के बारे में तो उनसे पूछ सकते हैं। तो मेरी जो बात है, मैं जहाँ से शुरू हुआ हूँ, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इसलिए ज्वाइन की है कि जो हमारे मामलात हैं, रोज़मर्रा मामलात जो है, जहाँ पे कौम हमारी फंसी है इस भंवर में, इस भंवर से इस कौम को निकालने के लिए मैंने पॉलिटिक्स शुरू करी है। यही इसका सीधा मामला है। जी खान साहब, मुझे पहले शुरुआत हम इस तरह से करें कि आपने क्यों ज्वाइन किया। इससे पहले एक तरफ इंजीनियर रशीद साहब जेल में, उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला में। तो दूसरी तरफ आपके भाई नईम अहमद खान जेल में अपने भाई मुनीर अहमद खान को पॉलिटिक्स में खड़ा कर दिया। तो किस तरह से दोनों चीज़ें देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंजीनियर रशीद साहब के बेटे अगर उनके बाप के कहने पे खड़ा हो गए हों या उनकी अपनी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी रही हो तो वो अलग बात है। पहले तो वो खड़े नहीं हुए, वो कैंपेन चला रहे हैं अपने बाप का। ठीक है, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं इस बात में खड़ा नहीं हुआ हूँ कि किसी के कहने पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आपको ये बात क्लियर करूँ यहाँ पे कि आप भी इसी कौम का हिस्सा है। इस कौम को ये बात समझनी चाहिए कि पिछले 4 डिकेड्स की मैं बात करूँ, हालांकि 70 साल से यही होता आया है यहाँ पे कि हमेशा यहाँ पे यूथ का जो है, हमने इस्तेसाल ऐसे किया है, हमारे नौजवानों का हमेशा से इस्तेसाल हुआ है। 87 आप ले ले, 87 से लेके आज तक जितने भी तबके हैं, मैं किसी खास तबके का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर एक ने यहाँ पे, चाहे वो कोई सी भी रिवायती पॉलिटिक्स रही है, उसके हर एक कायद ने, हर एक पॉलिटिशियन ने हमारे यूथ का आज तक इस्तेसाल किया है। ठीक है, आज जब 2019 में हालात बदल गए, पूरे कश्मीर के हालात बदल गए, पूरी दुनिया के हालात बदल गए, हमारे मुल्क के हालात बदल गए, उसके साथ साथ जब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के हालात तो वैसे के वैसे हैं, आज भी नौजवानों के साथ वही इस्तेसाल हो रहा है। मुझे आप ये बताइए, क्या आज से पहले लोगों ने कभी ये बात की? आज जब से मैंने 2 दिन 3 दिन से मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हमारा जो एजेंडा है उसके हवाले से जब मैं बात करता हूँ, आज तो अब सब कायद जो है, सारे पॉलिटिशियंस जो है, उसी का राग अलाप रहे हैं। लेकिन क्या उससे पहले उनको ये समझ नहीं थी कि वो भी ये बात या वो ये एजेंडा उठाते? अगर उन्होंने उस टाइम पे एजेंडा उठाए होते तो मुझे इस पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुनीर साहब, इस्तेसाल, आप बार बार इस्तेसाल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। 70 सालों में इस्तेसाल किसने किया, और इनका नाम बताइए, कौम को बताइए कि इस्तेसाल किस पार्टी और किस मेन स्ट्रीम पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किया। तो धोखे की सियासत किसने की, ज़रा लोगों को बताएं। देखिए, क्लियर बात तो ये है कि हम सब से माजी में गलतियां हुई है। मैं किसी खास तबके, खास पार्टी या मेन स्ट्रीम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, मैं PDP 3-4 साल रही,
तो किसको आप टारगेट ज्यादा मैं बनाते हैं? आपको वही बात करना चाहता हूं। देखिए, मैं किसी खास एक बंदे के खिलाफ आवाज या उंगली नहीं उठाऊंगा, ना मुझे उठाने की जरूरत है। उनकी रिवायती पॉलिटिक्स अलग है, मेरा एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स का, जो मैं हमेशा कहता हूं मेरी बदलाव की सियासत है। मैं अलग कुछ करना चाहता हूं। उनका जो अपना काम है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ सब कुछ जानते हैं। देखिए, जैसा आपने अभी खुद एनसी की बात मेरे मुंह में डाल दी, मैं ये कहूंगा कि देखिए, एनसी का तो रोल यहाँ पे पिछले 70 साल से है, तो उसका हिसाब 70 साल का तो उनको ही देना होगा। अगर पीडीपी उसके बाद है, अगर उनको 20 साल हो गए, उनको 20 साल का हिसाब देना होगा। कोई पार्टी यहाँ 6 साल की है, कोई 4 साल की है, तो उनको उसका हिसाब देना होगा। मैं यहाँ पे 20 दिन से खड़ा हुआ हूँ, मैं 20 दिन का हिसाब दूंगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये कहना है, जितने भी यहाँ पे हमारे सियासतदान आज तक रहे हैं और कोई सी भी पॉलिटिक्स जो यहाँ पे चली है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे यूथ का इस्तेसाल हुआ है। और आप जो इस्तेसाल की बात करते हैं, इस्तेसाल किस चीज का इस्तेसाल हुआ है? आप देख रहे हैं हमारा नौजवान, जो आजकल पढ़ा लिखा नौजवान जो हमारा है, हमारे पास ऐसे एवेन्यूज ही हमने नहीं रखे। हमने ऐसे कुछ आईटी सेक्टर में ऐसे कुछ एवेन्यूज नहीं लाए। हमने मतलब बाकी सेक्टर्स में भी कोई ऐसे एवेन्यूज नहीं लाए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी को आप पहले देखिए। एजुकेशन पॉलिसी में अभी तक वही पुरानी पॉलिसी यहाँ पे है, जबकि पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, तरक्की पजीर ममालिक में आप देख रहे हैं, वहाँ वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सियासतदानों को बाकी चीजों से कभी फुर्सत ही नहीं रोड मैप में थोड़ी देर के बाद आपको बताऊं, लास्ट पे बताऊं। आप मुझे एक चीज़, इस्तेसाल के बाद एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि 2 पार्टियां यहाँ पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। पहले से शेख साहब, फिर डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक, फिर उमर साहब, फिर आज उमर साहब अपने बेटे जामिन को साथ साथ लेते हैं कंपेनों में। ये आप नोटिस करते हैं, पहले मुफ्ती साहब, उसके बाद महबूबा जी, उसके बाद तसद्दुक, और आज की डेट में इल्तिजा साथ साथ है। किस तरह से ये दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं? क्या ये रिवायती सियासत है या डायनास्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं? तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से आप देखते हैं? हमारी भाई, आपके भाई इंजीनियर रशीद, नईम खान या दूसरे लोग जेलों में पिस रहे हैं, कट रहे हैं, जेल कट रहे हैं, तो उनके बेटे पीर दर पीर कुर्सियां की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं क्लियर बात करूंगा यहाँ पे। जो आप कह रहे हैं, जैसा आपने बताया डायनास्टी पॉलिटिक्स की बात आपने की, लेकिन मैं इसको ऐसे मानता हूँ, जब मैं इस्तेसाल की अभी बात कर रहा था, मैं वही बात आपको बोलना चाहता था कि इस्तेसाल जो यहाँ पे हुआ है, क्या कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी पॉलिटिशियन ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि जो पॉलिटिक्स यहाँ पे थी उसको नई जनरेशन में ट्रांसफॉर्म होने दिया? नहीं होने दिया। तो वही तो बड़ा इस्तेसाल है, सबसे बड़ा इस्तेसाल वही है। और किसी को मौका नहीं दिया गया, नौजवानों को तो खासकर कभी मौका नहीं दिया गया, ताकि वो भी अपने मुल्क के तई, अपने लोगों के तई अपनी खिदमत मतलब अंजाम दे सकें। सबसे बड़ा इस्तेसाल तो वही है। रही बात आपकी ये कहना कि डायनास्टी पॉलिटिक्स की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, जो काबिलियत मुझ में है, ठीक है, जो टैलेंट मुझ में है, जो मैं कर सकता हूँ, वो मेरा बेटा नहीं कर सकता है। मेरा बेटा शायद उसे बेहतर कर सके, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक आप डायनास्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या हमने आम लोगों को भी ऐसा ही मौका आने दिया, मतलब सियासत में आने का इसी तरह से मौका दिया जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए दरवाजा खोलते हैं? वो तो गलत बात है। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो पूरा कौम जानती है कि किसने कैसे पॉलिटिक्स में डायनास्टी पॉलिटिक्स बनाया इसको। लेकिन सब इस पे बातें करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस पे आप बातें करने के बजाय अब मैं उस यूथ के लिए अब मैंने एक अलग प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, जहां पे ना कोई डायनास्टी पॉलिटिक्स होगी, ना कोई फिरकेबाजी की पॉलिटिक्स होगी, ना कोई ए टीम, बी टीम, सी टीम और सेपरेटिज्म या मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स होगी। जहां साफ सुथरे तरीके से एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तरीके से जिनाब अली सबको जगह दी जाएगी अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाने की। अब मुनीर साहब, जिस तरह से पार्टियाज या वर्कर्स या लीडर्स अपने लोगों को आज लुभाते हैं किसी न किसी बहाने से या किसी न किसी तरीके से, जिसको हम रोड मैप बोलते हैं, तो आपका रोड मैप क्या है इस इलेक्शन में, खासकर यूथ के लिए? देखिए, मेरा रोड मैप जो है वो खाली इसी इलेक्शन में नहीं है। जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके कई सारे आज तक हमने रोड मैप्स भी सुने हैं। आपको खुद मालूम होगा, हर एक पार्टी का एक एक रोड मैप हमेशा सबने दिया है। लेकिन उस रोड मैप पे फिर अगले 5 साल काम कभी हुआ नहीं, ठीक है। और फिर जो अगले 5 साल के बाद फिर इलेक्शन आते हैं तो फिर हम रोड मैप और मैनिफेस्टोज की बात करते हैं। मेरा रोड मैप जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा रोड मैप है, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहेंगे, उसी में बेसिक जो है
बेसिक चीज़ें उसी में है, जिससे सारे रोड आपके जो है खुल जाते हैं। उसमें सिंपल बात मैं कहता हूँ कि जैसा मैंने कुछ दिन पहले से भी कहा है और कंटिन्यू इसी चीज़ को, आज भी मेरा रोड मैप यही होगा और एंड तक यही रोड मैप है। इसी से सारे मसाइल आपके हल होते हैं। अगर एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी होगी, अगर यहाँ पे एक बेहतरीन एजुकेशन पॉलिसी होगी, तो तभी जाके हम एक बेटर इकोनॉमिक्स जो है जिसे डेवलप कर सकते हैं। और जब तक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होगा ही नहीं, तो बेटर इकोनॉमिक्स आप डेवलप नहीं कर सकते हैं, बेटर पॉलिटिक्स आप कर नहीं सकते हैं, बेटर सिस्टम आप गवर्नेंस का दे नहीं सकते हैं जब तक बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। और जब हम उसको पूरा करेंगे तब आपके पास बेटर इकोनॉमिक्स आएगी। आपके पास बहुत बड़े शोबे हैं यहाँ पे, मतलब हम जिसे कहेंगे कि इक्तिसादियात के हवाले से जब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा यूथ यहाँ पे पढ़ा लिखा यूथ जो है, उनको बेकार रहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हमने उन इंडस्ट्रीज़ को कभी उस पनपने ही नहीं दिया। हमारे पास सबसे बड़ा सेक्टर हॉर्टिकल्चर का है, ठीक है, हमारे पास सबसे बड़ा सेक्टर जो है एग्रीकल्चर का है, हमारे पास सबसे बड़ा सेक्टर जो है हमारे आर्टिजन्स का है, जिसे हम हैंडीक्राफ्ट्स कहते थे, ठीक है, और हमारे पास सबसे टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे पास। ये 4 सेक्टर्स को ही अगर हमने सही तरीके से आज तक दान दिया होता, यूटिलाइज किया होता, तो हम आज हमारा जो ये यूथ है ये कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया होता, एब्जॉर्ब हो गया होता अपने अपने काम में, और अपने साथ साथ इन्होंने बाकी लोगों के लिए भी रास्ते और बाकी चीज़ें हमवार की होती। और इसके बाद ही पॉसिबल है एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट होती है, एम्पावर आप तभी अपने यूथ को कर सकते हैं जब आपके पास बेटर एजुकेशन सिस्टम होगा, बेटर इकोनॉमिक्स होगी, तभी जाके एक बेटर एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। मुनीर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहते हैं, आप यहाँ के मुकामी बाशिंदा भी है। उमर साहब श्रीनगर से आकर बारामूला में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये लोगों को बोल रहे हैं कि हम आज ये करेंगे वो करेंगे। ऑलरेडी उमर साहब कई बार पार्लियामेंट चले गए, पार्लियामेंट मेंबर बन गए, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर भी बन चुके, तो उसके बाद डॉक्टर फारूक भी कभी कभार पार्लियामेंट मेंबर भी रहा। तो किस तरह से वो सिनेरियो देख रहे हैं? क्या लोगों को वो धोखा दे रहे हैं? श्रीनगर छोड़कर, पहले गांधरबल छोड़कर श्रीनगर आए, फिर श्रीनगर छोड़कर आज बारामूला लड़ने आए। क्या बारामूला लोगों के लिए ये एक बड़ी बात नहीं है कि अपने जो लीडर्स होते हैं उनको मौका देना, या दूसरे जो उधर से आए श्रीनगर से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से? तो किस तरह से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? देखिए, इसका बेहतर जवाब अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपने एक ऐसा इशू इसको बनाया, मेरे सामने पेश किया, मैं यही कहूँगा, क्या बारामूला और कुपवारा इलाके में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो अपनी कौम की रहनुमाई कर सके? क्या सिर्फ उमर साहब ही थे पूरी पार्टी में जिनको बारामूला में इसलिए लाया गया कि वो बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं? और अगर बेहतर नुमाइंदगी की आप बात करते हैं, क्या इससे पहले वो एमपी नहीं रहे हैं? फिर क्या अचीव किया उन्होंने आज तक? और बाकी आज तक आप बात करेंगे कि एनसी के कई सारे एमपीज रहे हैं, क्या अचीव किया है हमने उसमें? लेकिन अगर आज भी मैं कहता हूं, क्या बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पार्टी में कोई भी ऐसा यूथ की मैं बात करता हूं, पुराने लीडर्स को तो हमने आजमाया हुआ है, वो सारे आजमाए हुए कारतूस हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में जो उनके पार्टी में भी कई सारे अच्छे यूथ हैं, टैलेंटेड यूथ हैं, क्या उनको मौका नहीं देना चाहिए था? उनको भी मौका दे सकते थे, ताकि वो भी अपने कौम की खिदमत कर सकते, अपना टैलेंट दिखा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। ये थे हमारे साथ मुनीर अहमद खान साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अगली मुलाकात के लिए, तब तक दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।